इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हम एक स्टूडेंट कपल को एक स्टोर रूम में एंटर होते हुए देखते हैं। वहाँ उन्हें एक बैनर मिलता है जिसपे क्लास 37 लिखा था। वो स्टूडेंट्स उस बैनर को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे क्लास असेंबली में सिंगिंग लेसन्स के दौरान डेकोरेशन के तौर पे यूज कर सकें। नेक्स्ट सीन में हम उस स्टूडेंट कपल को अपनी एक फ्रेंड टाई से बात करते हुए देखते हैं। वो लोग टाई को चीयर लीडर बनने के लिए कन्विंस कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि टाई की फ्रेंड टिमिड दूर से झांक रही थी। अभी टाई उसे अपने साथ वहाँ ले आती है और उस स्टूडेंट कपल से इंट्रोड्यूस करवाती है। टिमिड असल में काफी शाय थी और बहुत अजीब भी थी। टाई हमेशा से उसका ख्याल रखती थी क्योंकि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स असेंबली हॉल में सिंगिंग लेसन्स के लिए इकट्ठे होते हैं। टिमिड जो कि असेंबली हॉल की तरफ बढ़ रही थी, उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है जिसकी वजह से वो वहीं रुक जाती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। टाई भी यहाँ पहुँच जाती है और उसे होश में लाती है और उससे कहती है कि हमें हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ हम एक मिस्टीरियस एंटिटी को भी चलते हुए देखते हैं। टाई उस मिस्टीरियस एंटिटी को इग्नोर कर देती है और टिमिड को कहती है कि उन्हें अपने पास्ट को भूल के सिर्फ स्कूल पे फोकस करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों भी असेंबली हॉल में पहुंच जाती हैं। यहाँ टिमिड काफी नर्वस लग रही थी लेकिन टाई उसे काम डाउन करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ टीचर्स और गाइड्स भी क्लासेस लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो कुछ सॉन्ग्स प्ले करते हैं और सब स्टूडेंट्स उनके साथ मिलकर गाने लगते हैं। लेकिन टिमिड चुप रहती है क्योंकि उसे फील होने लगता है कि उसके आसपास अंधेरा छा गया है। अब फर्स्ट सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है और इससे पहले कि वो न्यू सॉन्ग स्टार्ट करते टिमिड अपना ही कोई गाना गाने लग जाती है। टाई उसे फोकस करने की कोशिश करती है लेकिन टिमिड इस बात पे इसरार करती है कि वो ठीक गाना गा रही है। इसके बावजूद बाकी स्टूडेंट सेकंड सॉन्ग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन टिमिड चुप रहती है क्योंकि उसे सामने वाले डोर के पीछे कोई दिखाई देने लगता है। यहाँ टिमिड को पता चलता है कि उस डोर के पीछे एक डेड बॉडी लटकी हुई है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। ये देख के टीचर्स ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं और जब वो दोनों बाहर आती हैं तो टाई टिमिड को समझाने की कोशिश करने लगती है और उसे काम डाउन करने के लिए मोटिवेट करती है। टाई टिमिड को बचपन का टाइम याद दिलाती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। जिसके बाद वो टिमिड को दोबारा से सॉन्ग्स प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए कहती है लेकिन टिमिड अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए टाई उसे वेट करने का कहती है ताकि वो क्लास से अपनी जैकेट ला सके। लेकिन जब वो क्लास में पहुंचती है तो स्टूडेंट्स टाई से टिमिड के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पूछने लगते हैं। उन्हें लगता था कि टिमिड शायद घोस्ट को देख सकती है लेकिन टाई उनसे कहती है कि उन्हें इतना हार्शली टिमिड को जज नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और टिमिड जिसे घोस्ट दिखाई दे रहा था पैनिक होने की वजह से डर जाती है लेकिन टाई उसे काम डाउन करती है। जिसके बाद वो दोनों अपने टीचर्स के पास जाती है। टीचर्स टिमिड को सॉन्ग्स की प्रैक्टिस के लिए वहीं रुकने का कहते हैं। टिमिड यहाँ टाई से बात करने की कोशिश करती है लेकिन एक टीचर उसे डांट देता है और चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ टीचर्स टिमिड के साथ रूड बिहेव करने लगते हैं। टाई उन्हें बताती है कि टिमिड को सांस लेने में मुश्किल होती है लेकिन टीचर्स उसकी बात को भी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ टिमिड को अपने सामने फिर से घोस्ट दिखाई देता है जिसकी वजह से टीचर फिर से टिमिड का मजाक उड़ाता है और साथ ही वो घोस्ट को भी मॉक करने लगता है। जिसके बाद वो टीचर बाकी स्टूडेंट से भी पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ कोई घोस्ट नजर आ रहा है लेकिन कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता जिसकी वजह से टिमिड के लिए ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है और सिचुएशन उस वक्त मजीद बुरी हो जाती है जब टाई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करती, इसलिए टिमिड और ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक सॉन्ग सुनाई देने लगता है जो कि सीलिंग पे मौजूद कुछ घोस्ट गा रहे थे। ये देख के टिमिड एक लड़की पे स्पिट कर देती है जिसकी वजह से वो टाई और टिमिड को वहाँ से जाने का ऑर्डर देती है। अब टिमिड से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है। टाई भी उसके पीछे जाती है जहाँ उसे एक रूम में टिमिड मिल जाती है लेकिन उसे सिर्फ टिमिड के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि धीरे धीरे लाउड हो रही थी जिसकी वजह से वो डरने लगती है और जब वो पीछे देखती है तो उसे वहाँ अपने सामने घोस्ट दिखाई देता है। टाई घोस्ट को देख पा रही थी लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो रूफ टॉप पे पहुँचती है जहाँ उसे टिमिड मिल जाती है। यहाँ टाई उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन टिमिड उसे डांटने लगती है क्योंकि वो उससे ये छुपा रही थी कि उसे भी घोस्ट नजर आते हैं। टाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि सब लोगों को ये लगे कि वो भी एक नॉर्मल इंसान है। टिमिड ये सुन के काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि टाई ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो दोनों पागल हैं। टाई ये सुन के इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी जिंदगी में और ज्यादा डिफिकल्टीज आए। लेकिन टिमिड उसे कहती है कि वो अब झूठ की जिंदगी नहीं जीना चाहती और वो टाई को ऊपर से जंप करने की धमकी देती है। टाई उसे ऐसा करने से रोकती है लेकिन इतनी ही देर में उसके सामने एक घोस्ट आगे गिरता है जिसे देख के टाई फिर से
उस घोस्ट को इग्नोर करने लगती है। टिमिड जब ये देखती है तो वो काफी अपसेट हो जाती है और रूफ से जंप कर देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और टाई उसे देख के रोने लगती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाकी स्टूडेंट्स भी टिमिड की डेड बॉडी देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टाई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद टिमिड की ग्रेव पे जाके वहाँ कुछ फ्लावर्स रखती है और उस इंसिडेंट को याद करने लगती है जब टिमिड ने सुसाइड की थी। तभी हमें पता चलता है कि टिमिड मरने के बाद एक घोस्ट में चेंज हो गई थी और टाई उससे उसका साथ ना देने की वजह से माफी मांगती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम टाई को टिमिड के घोस्ट के साथ मिलकर स्टडी करते हुए देखते हैं। जिसके बाद इस मूवी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ हम एक मेडिकल स्टूडेंट टैन को देखते हैं जो कि एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बनते हैं। लेकिन टैन को वो पॉडकास्ट कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे चेंज करके एक स्पेशल एपिसोड लगा लेता है, जहाँ उसे सुनाई देता है कि एक औरत उससे पूछ रही थी कि क्या वो एक मरे हुए मेडिकल स्टूडेंट के बेड पे सोया हुआ है। अब पॉडकास्टर स्टूडेंट्स के बारे में बात करना जारी रखती है और कहती है कि उस स्टूडेंट की स्टडीज कंप्लीट होने से पहले उसकी डेथ हो गई थी। पॉडकास्टर बताती है कि उस स्टूडेंट का घोस्ट उसके बेड पे वापस आता है ताकि वो घोस्ट उस स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट कर सके। तभी टैन ये देख के पैनिक हो जाता है जब उसके बेड पे कोई उठ के बैठ जाता है, लेकिन वो तो असल में टैन का दोस्त था, जिसे देख के वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टैन को उसकी गर्लफ्रेंड मिसा के साथ देखते हैं, जो कि एक बस स्टॉप पे बैठे बातें कर रहे थे। यहाँ मिसा टैन से कोई बात करती है, जिसे सुन के टैन उससे रूडली बात करने लगता है, जिसकी वजह से मिसा को बुरा लगता है और वो उसके कान में कोई बात विस्पर करने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टैन को एक अच्छा डॉक्टर बनने का ओथ लेते हुए देखते हैं और टैन ये प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अपने पेशेंट्स को फेयरली ट्रीट करेगा। जिसके बाद सभी लोगों को छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन टैन घर जाने के बजाय वहीं रहने का डिसाइड करता है। रात को टैन फिर से पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स को अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने के बाद किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जिन्हें सुन के टैन नर्वस हो जाता है और उसे लगता है कि वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा, क्योंकि अब उसे एंजाइटी अटैक्स का भी सामना था। यहाँ जब उसे अटैक्स का सामना करना पड़ता है तो वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए बेड को हिट करने लगता है। इसी दौरान उसके नोट्स भी नीचे गिर जाते हैं और जब वो उन नोट्स को बेड के नीचे से उठाने लगता है तो तभी वहाँ पे मिसा पहुँच जाती है, जो कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। और जब वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं तो मिसा टैन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन टैन उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। अब मिसा कुछ चैप्टर्स रीड करने लगती है, जिसकी वजह से टैन को गुस्सा आता है और वो उसे ऊंची आवाज में पढ़ने से रोक देता है। मिसा अब उससे रूड बिहेवियर की वजह पूछती है। टैन उसे कहता है कि वो सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहता है। मिसा उसे कहती है कि पहले तो तुम सिर्फ मेरे लिए ही डॉक्टर बनना चाहते थे और अब मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। ये सुन के टैन को गिल्टी फील होता है, इसलिए वो मिसा को गले लगा लेता है और उसे सॉरी कहता है। उसी रात हम देखते हैं कि टैन के रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन टैन देखता है कि वो वहाँ पे अकेला था और मिसा वहाँ पे नहीं थी, इसलिए वो उसे कॉल करता है और गैलरी में उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद वो लाइट्स को चेक करने के लिए जाता है जो ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन तभी सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है जब उसे एक बॉटल फ्रिज से दूर जाती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद मिसा उसके साथ प्रैंक कर रही है, इसलिए वो उसे बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी दौरान वो फ्रिज के करीब पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। अब वो उस बॉटल को फ्रिज के ऊपर रख के अपने रूम की तरफ भाग जाता है। यहाँ टैन को बेड के नीचे एक रिंग नजर आती है, जो कि उसी स्टूडेंट की थी जिसकी डेथ हो चुकी थी। टैन उस रिंग को देख के काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए अब उसे पॉडकास्ट वाली बात याद आती है और उसे याद आता है कि आत्मा को एक शीट पे मैसेज लिख के भगाया जा सकता है। इसलिए वो शीट ढूंढने बाहर आ जाता है, लेकिन तभी लाइट फिर से ऑन ऑफ होने लगती है, जिसकी वजह से टैन भी बहुत बुरी तरह शेक होने लगता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बेड पे था। यहाँ वो बेड से उठने की जितनी भी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। इसी दौरान वहाँ की लाइट भी चली जाती है और टैन को करीब ही खतरे का एहसास होने लगता है। थोड़ी ही देर में एक डेडली घोस्ट वहां आ जाता है और लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगती हैं। वो घोस्ट टैन की तरफ बढ़ रहा था, जो कि अभी तक अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। तभी घोस्ट गायब हो जाता है और टैन जमीन पे गिरने में कामयाब हो जाता है और अपने आर्म्स को यूज करते हुए वहां से दूर जाने लगता है, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ अपने आर्म्स को ही कंट्रोल कर पा रहा था। दूसरी तरफ घोस्ट को वही रिंग मिलती है, जिसे देख के उससे गुस्सा आता है और वो टैन का पीछा करने लगता है, जबकि टैन खड़ा होने में कामयाब हो जाता है और घोस्ट से बचने के लिए वहीं छुप जाता है
जो कि उसे हाल में ढूंढ रहा था। अब टैन फ्रिज के ऊपर पड़ा कपड़ा खींचने लगता है ताकि उसे अपनी टांग पे बांध सके, लेकिन इसी दौरान वो बोतल भी गिर जाती है जो कि उसी ने फ्रिज के ऊपर रखी थी। लेकिन टैन जल्दी से बोतल को कैच कर लेता है और कपड़े को अपनी टांग पे बांध लेता है और घोस्ट से बचने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से घोस्ट उसे पकड़ लेता है और स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है। अब वो घोस्ट उसके पास आता है और उसका गला दबा के मारने लगता है। इसी दौरान टैन को अपना पास्ट याद आ जाता है और उसे याद आता है कि पॉडकास्ट में बताया गया था कि डेड स्टूडेंट अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहता था। साथ ही उसे पेशेंट्स को फेलली ट्रीट करने का ऑथ भी याद आता है, इसलिए वो उसी ऑथ को रिपीट करने लगता है, जिसे सुन के घोस्ट उसे छोड़ देता है और टैन क्रॉल करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो घोस्ट उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसका फिर से गला दबाने लगता है। यहाँ टैन कहता है कि वो सभी पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो उसके अपने हों। ये बात सुनते ही घोस्ट टैन को छोड़ देता है और वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी, इसलिए वो फिर से मिसा को कॉल करता है और उससे ये कन्फेस करता है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता और साथ ही वो उसे अपने रूड बिहेवियर की वजह से सॉरी करता है। इधर मिसा टैन को कहती है कि उसे सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है और वो उससे फिर भी उतना ही प्यार करेगी जितना प्यार वो अब करती है। दूसरी तरफ हम फिर से घोस्ट को देखते हैं जो कि रिंग को बड़े गौर से देख रहा था और थोड़ी देर बाद वो हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ इस मूवी का सेकंड पार्ट एंड हो जाता है और हम थर्ड पार्ट में एक स्कूल गर्ल को देखते हैं जो कि आधी रात को स्कूल की गैलरी में चल रही थी और काफी ज्यादा डरी हुई भी लग रही थी। तभी उसे ये एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे एक हाथ नजर आता है जो वहाँ पड़ा हुआ फूल उठा लेता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है। थोड़ी देर बाद हम एक साइन बोर्ड में से एक घोस्ट को धीरे धीरे नीचे आते हुए देखते हैं जो कि उस लड़की को बालों से पकड़ के ऊपर उठा लेती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी क्लासमेट्स को उसी घोस्ट के बारे में स्टोरी सुना रही थी। उस लड़की का नाम मीन था और उसका ये मानना था कि वो घोस्ट हमेशा से उस साइन बोर्ड में स्टक है और जो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो उसे पकड़ लेती है। अब मीन के क्लासमेट्स मजाक में उससे कहती हैं कि अगर वो साइन बोर्ड टूट जाए तो उस घोस्ट से जान छूट सकती है। ये सुन के मीन गुस्सा हो जाती है और घोस्ट को सीरियस ना लेने की वजह से उसे डांटने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स अभी भी घोस्ट वाली कहानी को सीरियस नहीं ले रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि मीन अपने भाई को कॉल करती है। उसके भाई का नाम गोल्फ था और वो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में बिजी था। मीन उसे अपना लैपटॉप वापस करने का कहती है, लेकिन गोल्फ उसे तंग करने लगता है, जिसकी वजह से मीन को गुस्सा आता है और वो गोल्फ से कहती है कि तुम्हें वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर गोल्फ लाइन पे आ जाता है और मीन की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगता है। तभी उसके सामने वो साइन बोर्ड आ जाता है जिसे हमने पहले भी देखा था और वहाँ से एक फूल नीचे गिर जाता है, लेकिन गोल्फ उसे इग्नोर करके स्कूल की ओल्ड बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मीन भी अपने फ्रेंड्स को एक और इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है जो कि उसी पुराने स्कूल की बिल्डिंग में हुआ था। वो बताती है कि एक लड़की ने ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर ली और तब से लेके आज तक ग्रेजुएशन के बाद हर साल एक स्टूडेंट मारा जाता है। दूसरी तरफ गोल्फ गलती से ओल्ड बिल्डिंग में एंटर हो जाता है और सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उसे वहाँ कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं और एक ग्लास कैबिनेट भी मिलती है जो कि एक श्राइन की तरह लग रही थी। वो उसे देख के आगे चला जाता है, लेकिन उसमें से एक इविल फोर्स उसे देख रही होती है। गोल्फ जब आगे बढ़ता है तो पिल्स के एक बॉक्स से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ मीन अपनी क्लासमेट को एक प्रोफेसर के बारे में बताती है जो कि हार्ट अटैक से मर गई थी। इधर गोल्फ जब उठता है तो एक रूम से प्रोफेसर का हाथ बाहर आता है और वो उसे पिल्स देने के लिए कहती है। यहाँ गोल्फ को लगता है कि शायद वो कोई आम इंसान है, इसलिए वो उसे पिल्स देने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि इसी दौरान उसे एक और लड़की का घोस्ट भी नजर आता है, लेकिन गोल्फ उसे देख के भी इतना नहीं डरता क्योंकि उसका फोकस अपनी मैसेंजर ऐप पे था। इसी दौरान वो घोस्ट प्रोफेसर गोल्फ के करीब पहुंच जाती है और वो फिर से गोल्फ से पिल्स मांगती है, लेकिन गोल्फ उसे चुप करवा देता है और कहता है कि उस लड़की को इन पिल्स की ज्यादा जरूरत है। इसी दौरान उसे अपनी सिस्टर की कॉल आती है और जब उसे पता चलता है कि गोल्फ ओल्ड बिल्डिंग में आ गया है तो वो फौरन से उसे वहां से निकलने के लिए कहती है। अब प्रोफेसर पिल्स के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन गोल्फ फिर से उसे इग्नोर कर देता है और दूसरी लड़की को लेके दूसरी तरफ आ जाता है क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं होता कि वो घोस्ट के साथ डील कर रहा था, इसलिए वो उस घोस्ट लड़की को एक पिक्चर लेने के लिए कहता है। इसी दौरान वो देखता है कि घोस्ट गर्ल कुछ ब्लड स्पिट कर देती है, इसलिए वो पिल्स को ढूंढने लगता है जो कि उसे नहीं मिल रही थी। अब इससे पहले कि वो घोस्ट गर्ल अपना असली रूप दिखाती, मीन भी वहाँ पहुँच जाती है और गोल्फ को डांटने लगती है, लेकिन गोल्फ उस पे हंसने लगता है क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद घोस्ट में बिलीव करती थी। मीन अब अपना लैपटॉप लेके वहाँ से चली जाती है और गोल्फ जब पीछे देखता है तो उसे वो लड़की नजर नहीं आती। अब हम उसी घोस्ट गर्ल को देखते हैं जो कि ब्लड की तलाश में
में थी और वो उसी रूम तक पहुंच चुकी थी जहां मीन की फ्रेंड मौजूद थी। वो घोस्ट गर्ल जब उनके रूम में पहुंचती है तो मीन की फ्रेंड्स उसे देख के काफी डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तभी वहां पे मीन आ जाती है और उनसे शोर करने की वजह पूछती है। इसी दौरान वहां प्रोफेसर भी पहुंच जाती है और उनसे पिल्स मांगती हैं, जिसकी वजह से वो सभी पैनिक हो जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। मीन और उसकी फ्रेंड्स एक रूम में आके छुप जाती हैं, जहां मीन गोल्फ को कॉल करती है और उससे प्रोफेसर की पिल्स के बारे में पूछती है। गोल्फ उससे कहता है कि वो तो उससे गुम हो गई थी, शायद वो उसके लैपटॉप वाले बैग में हो। वो सब पागलों की तरह पिल्स को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ गोल्फ देखता है कि वो पिल्स उसी फूल के पास पड़ी हुई थी जिसे उसने पहले भी देखा था, और जब वो वहां पहुंचता है तो वो उस फूल को क्रश कर देता है और जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उसके सामने वही घोस्ट आ जाती है, जिसे देख के वो चिल्लाने लगता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मीन अपनी फ्रेंड्स को अलग अलग होने के लिए कहती है ताकि वो घोस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब उसकी फ्रेंड्स उस घोस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, जबकि मीन फिर से गोल्फ को कॉल करती है और उसे पिल्स लाने के लिए कहती है। अब गोल्फ पिल्स उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी दौरान वो साइन बोर्ड वाली घोस्ट उस पर अटैक कर देती है और उसे ऊपर उठा लेती है, लेकिन गोल्फ किसी तरह अपने आप को फ्री करवाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ मीन और उसकी फ्रेंड्स किसी तरह रूम से बाहर आ जाती हैं, लेकिन प्रोफेसर और वो लड़की उन्हें फिर से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ गोल्फ साइन बोर्ड वाली घोस्ट को ट्रिक करने में कामयाब हो जाता है। वो हेलमेट पहन के एक बाइक पे बैठता है और घोस्ट के करीब से वो पिल्स उठा लेता है। जब घोस्ट उसे पकड़ने लगती है तो उसका हेलमेट घोस्ट के हाथ में चला जाता है और गोल्फ उसके अटैक से बच जाता है। अब वो फौरन से मीन और उसकी फ्रेंड्स तक पहुंच जाता है और वो पिल्स प्रोफेसर को दे देता है, इसलिए वो वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ घोस्ट गर्ल मीन को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। यहाँ गोल्फ और मीन के फ्रेंड्स जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, तभी गोल्फ अपना मोबाइल निकालता है और उस घोस्ट गर्ल की पिक्चर ले लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से ब्लड स्पिट करने लगती है। अब गोल्फ उसे ग्रेजुएशन स्कार्फ देता है और उससे कहता है कि वो उस पर प्राउड करता है और ये भी डिक्लेयर करता है कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, और वो मीन और उसकी फ्रेंड्स के साथ उस घोस्ट गर्ल की पिक्चर भी लेता है। इसी के साथ ही इस मूवी का फाइनल पार्ट भी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।